पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। उनको फ्री बस पास देगी। 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। फ्री फ्री और फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, टैबलेट फ्री और लैपटॉप भी फ्री। फ्री की सियासत उस मोड़ पर आ गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और देश में केंद्र और राज्य की सरकारें कर्जदार हैं। आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वक्त में केंद्र और राज्य की सरकारों पर मिलाकर 150 लाख करोड़ का कर्ज है, लेकिन फ्री की सियासत जारी है। केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन मामला फ्री की परिभाषा पर आकर अटक गया है। सवाल यह है कि आखिर किसे फ्री माना जाए और किसे नहीं। जी हां, क्योंकि हर दल की मुफ्त सियासत की अपनी अपनी परिभाषा है, लिहाजा सभी दलों से सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब तलब किया है। हर दल का चुनावी वादा, हर दल के मैनिफेस्टो में मुफ्त पहले से ज्यादा। लेकिन कब तक, कहां तक और क्यों? क्या श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंचने तक? राज्यों का अगर कर्ज मिला दें और केंद्र का कर्ज मिला दें तो 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर ये कर्जा नहीं धीरे धीरे खत्म किया गया, अगर ये जो लगातार बजट बढ़ रहा है इसको नहीं रोका गया, आने वाले टाइम में भारत की स्थिति पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हो जाएगी। क्या सवाल सिर्फ इतना है या फिर इससे कहीं आगे का है? क्योंकि कोई भी दल पीछे नहीं है। सरकार किसी की भी हो, सियासत मुफ्त की। कोई मुफ्त में मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे रहा है, कोई वॉशिंग मशीन का वादा करता है, कोई स्मार्टफोन बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैब बांट रहा है, कोई जो है स्कूटी देने का वादा कर रहा है। और खासतौर पे जो मुफ्त में बिजली पानी का एक छोड़ा गया है, बड़ी सीधी सी बात है, गंदा पानी मुफ्त में देने से अच्छा है शुद्ध पानी दिया जाए पैसे लेके। मुफ्त पानी कैसा होगा पता नहीं। मुफ्त में शिक्षा मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। व्यवस्था बनेगी या नहीं पता नहीं। फिर भी मुफ्त की सियासत जारी है। और अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो परिभाषा पर राजनीति भारी है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि बताइए कि फ्री की परिभाषा क्या है, कि क्या चीज जन कल्याण है और क्या मुफ्तखोरी कहलाएगा, क्या मुफ्त की रेवड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सभी पार्टियां ये बताएं कि जन कल्याण और फ्रीबीज के बीच में डिफरेंस कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दो ही सवाल हैं कि राजनीतिक दल बताएं क्या जन कल्याणकारी है, क्या मुफ्त की सियासत है, और इस पर शनिवार तक जवाब मांगा है। लेकिन इससे पहले कोर्ट के बाहर मुफ्त की सियासत पर बवंडर अपने उभार पर है। बात फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा की बात नहीं, बात वहां भी नहीं है जहां कांग्रेस पहले मदद किया करती थी। जैसे हम लोग सिंचाई में सब्सिडी दिया करते थे, इसलिए क्योंकि सिंचाई में जब आप सब्सिडी देंगे उत्पादन अच्छा होगा, देश में भुखमरी जाएगी, देश में गेहूं बनेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा उसमें ठीक होगी। अगर आप इंडस्ट्री के लिए थोड़ी बहुत सब्सिडी देते हैं, उसमें इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट आएगा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट आएगी, देश की उन्नति होगी। लेकिन अगर आप घर में पंखा चलाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, अगर आप फ्री में बसों में बैठने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ नीरा वोट से है, तो मैं तो कहता हूं ये तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो बात परिभाषा पर आकर अटकी है। ये सवाल कोर्ट के बाहर भी उठ रहा है और कोर्ट के अंदर भी। अब देखना है शनिवार को सरकार और राजनीतिक दल क्या परिभाषा कोर्ट के सामने रखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों को वादा करने से रोकना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल फ्री वाली योजनाएं धीरे धीरे अब बोझ बनती जा रही हैं, फिर राज्य कोई भी हो और उस राज्य में किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में यूपी पर 6,59,000 करोड़ का कर्ज है
पश्चिम बंगाल पर 5,52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आंध्र प्रदेश पर 3,98,000 रुपए का कर्ज है, तो वहीं तमिलनाडु 6,59,000 रुपए के कर्ज में है, 59,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। महाराष्ट्र पर 6,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। गुजरात की बात करें तो 4,02,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और राजस्थान पर 4,77,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की केंद्र सरकार पर भी कर्ज है और अन्य राज्यों का कर्ज अगर हम मिला दें तो आंकड़ा 150 लाख करोड़ को पार कर जाता है। अब देखिए, जो सवाल उठा है कि जन कल्याणकारी योजना किसे कहा जाए और मुफ्त वादे किसे कहा जाए, या तो उसे इस तरह समझ सकते हैं कि आप इसको डिटेल्स में अगर समझिए तो सबको मुफ्त वैक्सीन पर 27,945 करोड़ रुपए का खर्च आया। 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगी है। वहीं पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली पर सरकार की ओर से 1,800 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है, जबकि लाभार्थी 2,80,00,000 हैं। वहीं आयुष्मान भारत योजना को देखें तो खर्च 19,112 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा है। वहीं राजस्थान में महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन देने पर 18,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आया। लाभार्थियों की संख्या यहां 6.89 करोड़ है। कहने का मतलब यह है कि अगर सब्सिडी या फिर मुफ्त योजना शुरू की जाती है तो उसका निचले तबके तक असर व्यापक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खजाने का मुंह सिर्फ वोटों के लिए ही खोला जाए। फिलहाल केस सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जहां तक कानून की बात है तो केंद्र सरकार को ये अधिकार है, लेकिन दिलचस्प ये है कि कई राजनीतिक दल फ्री के पक्ष में हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि अगर फ्री में कुछ दिया जा रहा है तो गलत क्या है। फ्री में बिजली मिले तो नहीं लेंगे। आज अगर बात हो रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कल था, उन्होंने कहा था एक बात कि फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, कहा था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर केजरीवाल जी फ्री शिक्षा फ्री इलाज दे रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फ्री राशन दे रही है। तो आने वाले दिनों में तो जनता की तो ख्वाहिश है कि हमको व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। महंगाई इतनी चरम पे हो रही है, महंगाई से निजात पाने के लिए कोई अभियान नहीं चल रहा है। तो जब महंगाई से निजात तो फ्री में जब मिलेगा तो लोग नहीं लेंगे। दराज से महंगाई की मार और बढ़ गई है क्योंकि देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। वहीं मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इससे पहले मदर डेयरी ने 6 मार्च को दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। 6 महीने के अंदर ही मदर डेयरी के उत्पाद में 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हो चुका है। वहीं 1 साल की अगर बात की जाए तो पिछले 13 महीने में 6 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ चुका है। पिछले साल 1 जुलाई से अब तक 3 बार में 2-2 रुपए करके दूध की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। दूध के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि बीजेपी सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों बच्चों के मुंह से दूध तो न छीनो, तो व्यंग्य किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जी का जो बयान है वह एक तरह का भ्रम फैलाता है, जबकि जो दूध है वह हमारे कृषकों की आय का एक बड़ा साधन है, हर किसान के आय का साधन है। उस साधन पर चोट करना, जबकि किसी तरह का कोई टैक्स जो है दूध पर नहीं लगाया गया है। और जो भी खुला दूध है वो हम सब खरीदते हैं, बाजार में भी आता है, हमारे घरों में भी आता है, कहीं पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। पैक्ड आइटम में पहले भी टैक्स था, अभी भी टैक्स है। तो अखिलेश यादव को भ्रम फैलाने से बचना चाहिए, मेरा तो नहीं कहना है। प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पश्चिमी यूपी से की है। जी हां, तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर के बाद
शामली भी गए। सहारनपुर में मुख्यमंत्री ने कार्यों की समीक्षा की। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का जायजा लिया। वहीं शामली में विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर दौरे पर अपनी मौसी से भी मुलाकात की। मुलाकात सहारनपुर सर्किट हाउस में हुई। मुख्यमंत्री परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट्स भी दी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शामली सहारनपुर की ये तस्वीरें। सहारनपुर में अलग अलग जगहों पर समीक्षा बैठक, तो कहीं पर विकास कार्यों का जायजा लिया और अपनी मौसी और उनके परिवार से मुलाकात की। हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मौसी सरोज देवी जी मौजूद हैं। स्वागत है मौसी जी आपका न्यूज़ 18 पर। आज मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने स्पेशली एक गाड़ी भेजी और आपको बुलवाया और ये कहा कि अब आए हैं सहारनपुर तो मौसी जी से मिलकर जाएंगे। कैसा लगा मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, अपने बेटे से मिलकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने से मिलके तो पहले तो कोई बाहर का भी आओ है जो कैसा भी हो उनसे भी अच्छा लगता है, लेकिन जब अपना है तो उससे तो खैर लगना ही है अच्छा। तो सुबह क्या फोन पर भी बात हुई थी? मुख्यमंत्री जी से सुबह फोन पर बात हुई थी? हमारे बेटे से हुई, वो उनका पीए करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं वही पहले करते हैं, उनको तो बाद में है। तो कितनी देर की मुलाकात रही और क्या बातचीत हुई? बस परिवार के ही बारे में पूछा उन्होंने। भाई उनके लिए तो पहला देश है, पहला देश है। बाकी अपना परिवार, जब अपने पापा को लकड़ी देने तक नहीं गए वो देश के उस पे, तो ये हम मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट बाद परिवार कैसा है, सब ठीक है, कि कब आए, सब ये पूछा बस। मतलब खास परिवार ही के बारे में पूछा कि सब ठीक है, ये कैसे है। आप कह रही थी कि आपकी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब चूड़ा संस्कार था। हाँ, उत्तराखंड में मिलने गए थे जब, 4-5 महीने पहले की बात है। हाँ, जब हुई थी, उससे पहले भी यही हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। वहीं बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जेपी नड्डा पहले नंबर पर हैं, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर, राजनाथ सिंह तीसरे नंबर पर, वहीं गृह मंत्री अमित शाह चौथे नंबर पर मौजूद हैं। बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल के साथ ही के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन आज कर दिया गया। केंद्रीय चुनाव समिति में कुल 15 सदस्य हैं। केंद्रीय संसदीय समिति की तरह ही चुनाव समिति का अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही बनाया गया है। चुनाव समिति में जेपी नड्डा अध्यक्ष होंगे और नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा को भी इसमें शामिल किया गया है। सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष, वंथी श्रीनिवास भी समिति के हिस्सा हैं। बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया तो उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले 2 नाम रहे, जो पिछली बोर्ड में तो थे लेकिन इस बार उन्हें शामिल नहीं किया गया। पहला नाम है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का और दूसरा नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हालांकि इस बार संसदीय बोर्ड में बीजेपी शासित राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी की ओर से गठित नया संसदीय बोर्ड यह दिखाता है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है और अपने कार्यकर्ताओं के अनुभव को सर्वोपरि रखती है। जिस तरह से येदियुरप्पा, सत्यनारायण जटिया, के लक्ष्मण जैसे लोगों को शुरू से ही पार्टी का आधार रखने वाला माना जाता है, उन्हें इस टीम में जगह दी गई है। बीजेपी की निर्णय लेने वाली संस्था में इन नेताओं का आना इस बात की झलक दिखाता है कि पार्टी अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व देती है। साथ ही पार्टी ने नए संगठन में क्षेत्रीय संतुलन को भी बरकरार रखा है। जैसे सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर से हैं, एल लक्ष्मण और बीएस येदियुरप्पा दक्षिण से प्रतिनिधित्व करेंगे। इकबाल सिंह लालपुरा सिख हैं और सुधा यादव जमीनी स्तर की नेता हैं, जिनके पति करगिल में शहीद हो गए थे। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या मानते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। ये 6 चेहरे जो लाए गए हैं वो सामाजिक समीकरण, चुनावी समीकरण को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण जटिया को उसमें शामिल किया गया, जो पार्टी के पुराने दलित चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एससी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी संगठन में काम कर चुके हैं, उनका बहुत अनुभव है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को शामिल किया गया है। इसमें पार्टी ने अनुभवी युवा सभी चेहरों को शामिल किया गया है, जो कि पार्टी की भविष्य की रणनीति, चुनावी रणनीति और सामाजिक संदेश देने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए एक रणनीति के तहत काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जो बीजेपी है वो जो है उन सारे लोगों को शामिल कर रही है जिनका पार्टी के में योगदान है, जिन्होंने पार्टी के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया है, जिनका बाकायदे सामाजिक समीकरण से एक अपना आधार है, वो सारे नामों को देखिए। हाथ में तिरंगा, जुबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारे लगाने वाले तीनों युवक फैजान, सादाब और मुअज्जम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 15 अगस्त के दिन हाथों में तिरंगा लेकर स्कूटी पर सवार युवकों ने नारे लगाए थे। बुलंदशहर में एक युवक ने तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद की ऑडियो लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में भी गिरफ्तारी हो गई है। हाथ में तिरंगा है और मुंह में पाकिस्तान। ताज नगरी आगरा से उठे इन्हीं देश विरोधी सुरों पर हर कोई पूछ रहा है, इन्हें कैसे कहे नादान। एक मुकदमा पंजीकृत किया, मुकदमा संख्या 160/22, धारा 153B। इस मुकदमे में 3 लोग नामजद थे, फैजान, सदाब और मुअज्जम। इन तीनों के विरुद्ध पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, कार्रवाई जारी है। लेकिन आगरा से आई तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ आगरा की नहीं है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही। आगरा में भी एक प्रकार की जो घटनाएं संज्ञान में आई, उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। देश विरोधी ताकतों को, समाज विरोधी ताकतों को, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। बुलंदशहर में एक व्यक्ति ने तिरंगा यात्रा का वीडियो बनाया, फिर उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का ऑडियो लगाया और फिर वायरल कर दिया। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सियासत के धरातल से एक नई ही दिशा पकड़ रही है। साजिश का आरोप बीजेपी पर है। आगरा में एक वीडियो की बात की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नारे लगाए गए। इससे पहले भी कई वीडियो इस तरह के जारी हुए। बेसिकली ये बीजेपी की IT सेल से जारी होते हैं और कुछ मीडिया के महकमे इसको जल्दबाजी में बिगर वेरीफाइड किए हुए, बिगर फैक्ट चेक किए हुए इसको प्रचारित किया जाता है। लाख टके की बात यह है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि युवा पाकिस्तान परस्त नारेबाजी कर रहे हैं। बाराबंकी में छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। अब सवाल है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं? फिलहाल ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं आज। और सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के दौरान उन्होंने गड़बड़ी देखी और डॉक्टरों को फटकार लगाई है। ये बताया जा रहा है कि सहारनपुर में एक स्थानीय नेता ने सीएम से शिकायत की थी। उसे शिकायत के आधार पर सीएम जब निरीक्षण करने पहुंचे, उन्हें गड़बड़ी दिखी, तब उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश, क्या शिकायत थी और सीएम ने क्या कहा यहाँ मौजूद सभी लोगों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, समीक्षा बैठक में जो नगर विधायक है राजीव गुंबर, उन्होंने शिकायत की थी कि वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी है, काफी गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन वहां क्या जो करता रहता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। डीन इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो उन्होंने वहां समीक्षा बैठक में बढ़ चढ़कर इसकी शिकायत की। उसके बाद अचानक से तो मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम तय किया कि मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, और शामली से लौटने के बाद में अचानक से मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहां जो उन्होंने हालात देखे उसके ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं जो गुस्सा जाहिर किया। हालांकि उन्होंने शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखें उन्होंने इस तरह जरूरी की जैसे वो उससे खासे नाराज थे। और वहां उन्होंने जो मरीज थे बैठे हुए
उनसे भी वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जाना, उनका हालचाल भी जाना। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इसका मामला है, कहीं लखनऊ जाकर उस पर किसी ना किसी के ऊपर गाज गिर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।